आज हम लोग शुरू करेंगे एम लक्ष्मीकांत सीरीज का पार्ट टू मीन्स लेक्चर वन हमने कर रखा था। लेक्चर वन में हमने क्या कर रखा था? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने ये पूरा का पूरा क्या कर रखा है? कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, इस लेक्चर में हमें क्या डिस्कस करना है? इस लेक्चर में हमें डिस्कस तो करना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही, लेकिन जहां तक हमने कर रखा था उसके आगे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने कहां तक कर रखा था? हमने कर रखा था एक्ट ऑफ 1786। कहां तक कर रखा था? हमने डिस्कस कर रखा था एक्ट ऑफ 1786। ये हमने क्या कर रखा था? डिस्कस कर रखा था पहले, पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस कर रखी थी। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे इन 1786। इस पहले हम लोग इस चीज को देख लेते हैं एक बार, ताकि हम इन चीजों को क्या कर सके, आगे कंटिन्यू कर सके। ठीक है, एक्ट ऑफ 1786 में क्या देखा था हमने कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या बना दिया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जब ये जब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने क्या किया? उस टाइम पे इन्होंने दो मांगे रखी। क्या मांगे रखी? पहला मांगे ये रखी कि ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में अपने जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, उसके डिसीजन को क्या कर सकते हैं? ओवरराइड कर सकते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा डिमांड क्या था कि ये क्या होंगे? ही वुड आल्सो बी द कमांडर इन चीफ। ये क्या होंगे? कमांडर इन चीफ भी होंगे। दो डिमांड थे इनके। ठीक है, और यही डिमांड को मानने के लिए क्या बनाया गया? एक्ट ऑफ 1786। क्या बनाया गया? एक्ट ऑफ 1786। और उस टाइम से क्या हो गया? उस टाइम से लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या बना दिया गया? कमांडर इन चीफ, पहली बात। और दूसरा पावर क्या दे दिया गया कि वो क्या कर सकते हैं? अपने काउंसिल में, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है, उसके डिसीजन को क्या कर सकते हैं? ओवरराइड कर सकते हैं। उसके डिसीजन को क्या कर सकते हैं? ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चार्टर एक्ट पे। चार्टर एक्ट क्या है? चार्टर एक्ट ये क्या हो रहा था? ये हर एक 20 साल पे, मतलब एवरी 20 ईयर्स, इसको रिपीट कर दिया जा रहा था हर एक 20 साल पे। पहला चार्टर एक्ट कब आया? पहला चार्टर एक्ट आया आपका 1793 में। पहला कब आया? 1793 में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, हम देखते हैं इस एक्ट का फीचर्स क्या क्या है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या है। पहला बात है द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वेयर एज फॉलोज। क्या फीचर्स है? इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू द लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल। मींस उसके काउंसिल में लॉर्ड कॉर्नवालिस को तो जो दिया था ओवरराइडिंग पावर, वो तो दिया ही था, लेकिन उसके बाद उसके फ्यूचर में जो भी आ रहे थे गवर्नर जनरल, उसको भी क्या कर दिया गया? उसको भी एक राइट्स दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं? ओवरराइड कर सकते हैं काउंसिल के डिसीजन को, और आप क्या कर सकते हैं? कमांडर इन चीफ रहेंगे। ये दो चीजें, एक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया ही गया था। ठीक है, दूसरी बातें फिर किसको दिया गया? उसके बाद जो फ्यूचर गवर्नर आए, प्रेसिडेंसीज के जो भी गवर्नर आए, या भी जो भी गवर्नर जनरल बने, उसको क्या दिया गया है? उसको दिया गया आपका ये सारी राइट्स, ये दोनों राइट्स दिए गए। ठीक है, अब दूसरी बात क्या कहा गया इसमें? दूसरी बात कहा गया इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। इसमें क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर दिया गया। किस किस प्रेसिडेंसीज में? बम्बई का प्रेसिडेंसीज में और मद्रास के प्रेसिडेंसीज में। इसमें क्या कर दिया गया? इसमें ज्यादा पावर दिया गया। किसको ज्यादा पावर दिया गया? इससे इन दोनों प्रेसिडेंसी से ज्यादा पावर किसको दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ठीक है, मीन्स क्या कर दिया गया? प्रेसिडेंसीज के जो पावर थे, प्रेसिडेंसीज के जो पावर थे, उसको क्या कर दिया गया? उसको कम कर दिया, उसको घटा दिया। मीन्स गवर्नर जनरल के सामने उसकी पावर को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ अनदर 20 ईयर्स। मीन्स अगले 20 साल के लिए भी क्या कर दिया? ट्रेड मोनोपोली बना दिया इंडिया के साथ, कि इंडिया के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगा? और अगले 20 साल तक ट्रेड करेगा। ठीक है, ये एक मोनोपोली बना दिया गया। ठीक है, इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, उसमें ये लिखा गया, इस चार्टर एक्ट में क्या लिखा गया? इस चार्टर एक्ट में लिखा गया कि जो भी कमांडर इन चीफ होगा, मीन्स गवर्नर जनरल जो भी होगा, वो क्या होगा? वो
मेंबर नहीं होगा गवर्नर जनरल काउंसिल का। गवर्नर जनरल काउंसिल का क्या होगा, वो मेंबर नहीं होगा। जो भी कमांडर इन चीफ होगा वो मेंबर नहीं होगा जब तक कि उसको अपॉइंट नहीं किया जाए, अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। जब तक कि उसको अपॉइंट नहीं किया जाए, अगर उसको अपॉइंट किया गया है तो वो क्या होंगे, वो होंगे गवर्नर, वो होंगे मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या क्या गया, पांचवा पॉइंट क्या गया, इट लेड डाउन दैट द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वेयर henceforth टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। पांचवा चीज ये क्या क्या गया, जो भी मेंबर्स है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का या फिर उसके स्टाफ, जो भी मेंबर्स हैं और उसके स्टाफ, ये दोनों को कौन पे करेगा, ये दोनों को पे करेगा इंडियन रेवेन्यू से। जो भी पैसे आ रहे हैं उसको पे करेगा, वो पे करेगा, मीन्स जो भी पैसे इंडियन रेवेन्यू से आ रहे हैं वो पे करेगा किसको, इन दोनों को, किसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और किसको, उसके स्टाफ को। ठीक है। ये बातें होगी चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की। ये 5 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या हुआ, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पहला पॉइंट ये हुआ कि जो भी गवर्नर जनरल आगे आएगा उसको भी वो दो चीजें दी गई थी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि गवर्नर जनरल के अदर जो प्रेसिडेंसीज थी, जैसे बॉम्बे और मद्रास, इन दोनों प्रेसिडेंसीज को क्या कर दिया गया, इन दो प्रेसिडेंसीज के पावर को घटा दिया गया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पावर को बढ़ा दिया गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये था कि ट्रेड मोनोपोली को बढ़ा दिया गया। मीन्स ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, 20 साल के लिए आप ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कर सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया के साथ आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या था कि कमांडर इन चीफ वो मेंबर नहीं होगा गवर्नर जनरल काउंसिल का। जो भी गवर्नर जनरल का काउंसिल होगा वो मेंबर नहीं होगा किसका, वो कमांडर इन चीफ मेंबर नहीं होगा गवर्नर जनरल काउंसिल का जब तक कि उसको अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट ये हो गया कि जो भी स्टाफ है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, जो भी मेंबर है और जो भी स्टाफ है, उसको कौन रेवेन्यू देगा, उसको इंडियन रेवेन्यू से जो पैसे आ रहे हैं वो उसको पेमेंट करेगा। मीन्स उसको सैलरी कौन देगा, इंडियन रेवेन्यू से जो पैसे आ रहे हैं वो सैलरी देगा। मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी सैलरी देगा, जो कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ बैठे हुए हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन में बैठे हुए हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ बैठे हुए हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपने स्टेट में, अपने पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो उसको उसको कौन सैलरी देगा, बैठे हुए वो, हाँ, लेकिन सैलरी उसको कौन देगा, सैलरी उसको देगा इंडियन रेवेन्यू से जो पैसे आए हुए हैं वो सैलरी देंगे। ठीक है। उसके बाद आया हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। मीन्स 20 साल बाद फिर आया चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1830 इसके अनुसार क्या हुआ, इट एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। इंडिया में जो ट्रेड मोनोपोली था उसको, ट्रेड मोनोपोली को हटा दिया। ठीक है। उसके बाद ओपन कर दिया सारे ब्रिटिश मर्चेंट के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिया आइए और अपना ट्रेड शुरू कर दीजिए। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी तक की लिमिट नहीं रहेगा अब ये ट्रेड। अब क्या हो सकता है, अब ये आप इंडिया आइए और अपना जो भी ट्रेड वगैरह है आप कर सकते हैं। ये ट्रेड मोनोपोली को हटा दिया। लेकिन क्या हुआ, दो जगह पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेड मोनोपोली रखा। कहाँ कहाँ, एक तो ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ जो भी ट्रेड होगा उसका मोनोपोली किसके पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। और दूसरा क्या होगा, चाय का मोनोपोली। मीन्स चाय जो भी ट्रेड होगा, चाय का जो भी ट्रेड होगा आसाम से, वो क्या होगा, वो उसका मोनोपोली किसके पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। मतलब ये दोनों ट्रेड कौन कर सकता है, ये दोनों ट्रेड सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था, इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। मींस ये क्या असर्ट करता है, ये असर्ट करता है कि ब्रिटिश क्राउन का धीरे धीरे क्या हो रहा था, पकड़ बन रहा था। कहां पर, टेरिटरी ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। जो भी कंपनी का टेरिटरी था इंडिया में, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटरी था, वहां पर उसका क्या बन रहा था, सोवरेनिटी बन रहा था किसका, ब्रिटिश क्राउन का। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज। क्या हुआ इस एक्ट के थ्रू, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इस एक्ट के थ्रू एक मिशनरीज को, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया ताकि क्रिश्चियन मिशनरी क्या कर सके, इनलाइटनिंग द पीपल। यहाँ के जो भी लोकल पीपल है उसको, यहाँ के जो भी पीपल है उसको क्या करे, वो इनलाइटन करे, उसको क्या करे, गाइड करे, उसको जागरूक करे। ठीक है। ये क्रिश्चियन मिशनरी को क्या कर दिया गया, परमिशन दे दिया गया। उसके बाद इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। इंडिया में जो भी ब्रिटिश टेरिटरीज थे उसको वेस्टर्न एजुकेशन के लिए क्या कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया, उसको बढ़ावा दिया गया कि जो भी लोग ब्रिटिश के
इंडिया में रह रहे हैं, ब्रिटिश के जो भी लोग इंडिया में रह रहे हैं उसके बच्चे तो पढ़ेंगे, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने। तो कहने का मतलब है कि उसको क्या कर दिया गया, उसको एक तरह से वेस्टर्न एजुकेशन को क्या कर दिया गया, यहाँ पर स्प्रेड करा दिया गया, यहाँ पर फैला दिया गया कि आप यहाँ पर रहो, पढ़ो और अपना आगे बढ़ो। ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है, इट ऑथोराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन। देखिए, लोकल गवर्नमेंट को क्या बोल देगा कि आप क्या कर सकते हैं, आप टैक्स इम्पोज कर सकते हैं पीपल के ऊपर, और जो टैक्स ना दे उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको आप पनिश कर सकते हैं। जो भी टैक्स ना दे उसको आप क्या कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब लोकल गवर्नमेंट कौन था, हमने बात करें ना लोकल गवर्नमेंट। अब ये लोकल गवर्नमेंट कौन था, लोकल गवर्नमेंट था आपका जो भी इंडियन नहीं था। लोकल गवर्नमेंट क्या था, लोकल गवर्नमेंट इंडियन नहीं थे। लोकल गवर्नमेंट कौन थे, लोकल गवर्नमेंट जो भी लोग यहाँ ब्रिटिश लोग आए हुए थे, ब्रिटिशर्स जो गवर्नमेंट में थे, जो सरकार चला रही थी, जो धीरे धीरे क्या कर रही थी, किसी के ऊपर रूल कर रही थी, वही थे लोकल गवर्नमेंट। मीन किसी मान लीजिए मद्रास प्रेसिडेंसी है या बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, वहां पर ब्रिटिशर्स तो होंगे। जब ब्रिटिशर्स वहां होंगे तो वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो उस जगह के टैक्स को कलेक्ट करेंगे, उस जगह के रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे, और जो पैसे नहीं दे रहे या टैक्स नहीं दे रहे उसको क्या करना है, उसको पनिश करना है। ये इस एक्ट के थ्रू आया हुआ था। उसके बाद फिर 20 साल बाद फिर से क्या आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 20 ईयर्स के बाद फिर से एक एक्ट आया जिसका नाम क्या रखा गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब इस एक्ट के थ्रू क्या था, इस एक्ट के थ्रू ये बात हुई, दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में सेंट्रलाइजेशन कैसे होगा, इसी एक्ट के थ्रू आया था। जैसे में देखिए, इस एक्ट का फीचर्स क्या था, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, पहले क्या था, पहले था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको क्या बना दिया गया, उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है कि पहले क्या था, पहले एक जगह पे लिमिट थी चीजें। मीन्स पहले क्या थी, पहले एक जगह पे लिमिट थी। मीन्स पहले कहाँ पे लिमिट थी, सिर्फ बंगाल बंगाल तक लिमिट थी चीजें। अब क्या हो गया, अब धीरे धीरे उस टेरिटरी को क्या करने लगा, सेंट्रलाइज करने लगा। मीन्स उसको उस टेरिटरी को बढ़ाना शुरू किया। ठीक है। उसको बढ़ाना शुरू कैसे किया, उसको बढ़ाना शुरू किया, और उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बंगाल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। अब इसके बाद क्या हुआ, इन्वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बना, उसको सारा मिलिट्री पावर और सिविल पावर मिल गया। ठीक है। उसको क्या मिला, उसको सारा मिलिट्री पावर और सिविल पावर मिल गया। ठीक है। thus the act vested for the first time the government of India with authority over the entire territorial area possessed by the British in India। अब देखिए, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो भी ऑथोरिटी था, thus the act vested for the first time the government of India with authority over the entire territorial area possessed by the British। जो भी पूरा एरिया के ऊपर, अब बंगाल के ऊपर नहीं रहा चीजें, अब क्या हो गया, अब वो पूरा इंडिया के ऊपर हो गया। अब वो चीजें क्या हो गया, अब पूरा इंडिया के ऊपर हो गया। मतलब ब्रिटिश इंडिया जहां जहां भी था, वो सबके ऊपर अब कौन राज करेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन बना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। जैसे ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेजिस्लेटिव पावर जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे के पास था और गवर्नर ऑफ मद्रास के पास, इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों को डिप्राइव कर दिया, इन दोनों को वहां से हटा दिया गया, या फिर पावर उसका कम कर दिया, लेजिस्लेटिव पावर क्या कर दिया गया, कम कर दिया। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया the Governor General of India was given exclusive legislative powers for the entirety of British India। मीन्स सारा जो लेजिस्लेटिव पावर था उसको किसके पास, किसको मिल गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को मिल गया। जितना भी लेजिस्लेटिव पावर था वो किसको मिल गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को मिल गया। ठीक है। द लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वेयर कॉल्ड एज रेगुलेशन। पुराने वाले एक्ट के साथ जो भी नियम बनाया जा रहा था उसको क्या बोला जा रहा था, उसको रेगुलेशन बोला जा रहा था। लेकिन
जैसे ही ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोल दिया कि जैसे ही अब जो लॉ बनेगा, अब जो भी नियम बनेगा उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको एक्ट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग एक्ट्स कहेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था इट इंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कॉमर्शियल बॉडी। ईस्ट इंडिया कंपनी कॉमर्शियल ट्रेड कर रहे थे, लेकिन जैसे ये चार्टर एक्ट आया, ये चार्टर एक्ट में क्या हुआ, उन्होंने कॉमर्शियल बॉडी की तरह जो काम कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको खत्म कर दिया। उसके बाद क्या बना दिया, इसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। अब आप क्या है, आप ट्रेडर नहीं है, अब आप ट्रेडर्स नहीं है, अब क्या है, अब आप एडमिनिस्ट्रेटर है। मीन्स अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं, मीन्स अब आप राज कर रहे हैं। ठीक है। ये बात हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की। It provided that the company's territories in India were held by it in trust of for his majesty, his heirs and successors। देखिए, ये इसमें ये भी प्रोवाइड किया गया कि कंपनी का जो भी टेरिटरीज है इंडिया में, कंपनी का जो भी टेरिटरी है इंडिया में, वो कंपनी के थ्रू नहीं चल रही है। वो किसके थ्रू चल रही है, वो चल रही है आपका किसी और के ट्रस्ट के थ्रू, उसके मेजेस्टी के थ्रू, उसके हियर्स और उसके सक्सेसर्स के थ्रू, मतलब क्राउन के थ्रू चल रही है। जो भी चीजें ब्रिटिश में बैठे हुए क्राउन है, उनके उनके रहमतों पे चल रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी टेरिटरीज है इंडिया में। ठीक है, ये बात भी लिखा गया। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। मीन सिविल सर्वेंट का सिलेक्शन के लिए ओपन कंपटीशन लिखा रखा गया। कब, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, यही जो चल रहा था चार्टर एक्ट, इसी में रखा गया क्या, सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट एंड stated that the Indians should not be debarred from holding any places। मीन्स इसमें यह भी स्टेट किया गया कि इंडियंस, ऐसा नहीं है कि इंडियंस नहीं फॉर्म भर सकते या इंडियंस कोई प्लेस पे नहीं जा सकते, इंडियंस भी फॉर्म भर सकते हैं, इंडियंस भी कोई प्लेस पे जा सकते हैं, ऐसा कोई मना ही नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ, लेकिन बाद में इसको किसने नेग्लेक्ट कर दिया, इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया। However, this provision was negated after opposition from the court of directors। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अपोजिशन से क्या हो गया, ये चीजें बंद हो गई, ये चीजें खत्म हो गई। अब आया फिर 20 साल बाद आया 1853 में चार्टर एक्ट ऑफ 1853। और ये क्या था, ये लास्ट सीरीज था चार्टर एक्ट का। चार्टर एक्ट का क्या था, ये लास्ट सीरीज था, लास्ट सीरीज था। इसमें क्या हुआ, पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 एंड 1853। 1793 और 1853 के बीच में जो चार्टर एक्ट आया, उसमें से ये सबसे लास्ट वाला चार्टर एक्ट था। इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आया। ठीक है। इसमें इसका फीचर्स क्या था, फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वेयर एज फॉलो। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल काउंसिल का एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन को क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। It provided for the addition of 6 new members called legislative councillors to the council। काउंसिल में 6 न्यू मेंबर को ऐड कर दिया गया, उसको क्या बोल दिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिलर बोल दिया गया। पहला क्या किया, पहला एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को अलग किया। उसके बाद 6 न्यू मेंबर को ऐड किया, 6 न्यू मेंबर को ऐड किया कहां पर, काउंसिल में। उसको क्या बोल दिया, उसको बोल दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। इन अदर वर्ड्स, इट इस्टेब्लिश्ड ए सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को, गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव काउंसिल को इस्टेब्लिश कर लिया, जिसको बाद में क्या बोला गया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोनों चीज है, दोनों एक ही है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एक ही है और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एक ही है। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही है। दिस लेजिस्लेटिव विंग्स ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज ए मिनी पार्लियामेंट। मीन्स ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का विंग्स बन गया, ये मिनी पार्लियामेंट की तरह फंक्शन करने लग गया इंडिया में। अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर्स एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट। मीन्स ये सारा प्रोसीजर जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में हो रहा था, वो सारी चीजें ये मिनी पार्लियामेंट यहाँ पे इंडिया में फॉलो कर रहे थे। ठीक है। दस लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज ट्रीटेड एज ए स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए फर्स्ट टाइम में जो लेजिस्लेशन आया, उसमें स्पेशल फंक्शन दिया गया गवर्नमेंट को, जैसे रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेस। स्पेशल मशीनरी दिया गया, स्पेशल प्रोसेस दिया गया, ताकि क्या हो सके, वो लेजिस्लेचर फर्स्ट टाइम इंडिया में गवर्न हो सके, मीन्स फर्स्ट टाइम इंडिया में चल सके। उसके बाद दूसरा बात क्या हुआ, दूसरा बात ये हुआ, इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन ऑफ एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट का सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के लिए क्या कर दिया गया, ओपन कंपटीशन कर दिया। कोई भी आकर के बैठ सकता है, इंडियन हो, ब्रिटिशर्स हो, चाहे कोई भी हो,
वो क्या हो सकता है, वहां पर जाकर के कंपटीशन में आराम से बैठ सकता है और उसको क्या कर सकता है, सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट दोनों का दिया गया। ऐसा बात नहीं सिर्फ सिलेक्शन का, सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट दोनों की चीजें दी गई। ठीक है। उसके बाद द कन्वेंशनल सिविल सर्विस वाज दस थ्रोन ओपन टू द इंडियंस आल्सो, और उसको क्या कर दिया गया, इंडियंस के लिए भी खोल दिया गया। ठीक है। अकॉर्डिंगली द मैक्यूले कमिटी वाज अपॉइंटेड इन 1854, मैक्यूले कमिटी को अपॉइंटेड किया गया कब, 1854 को। और ये कमिटी किसके लिए था, इंडियन सिविल सर्विस के लिए था। किसके लिए था, इंडियन सिविल सर्विस के लिए। कौन सा कमिटी था, मैक्यूले कमिटी था। कौन सा कमिटी था, मैक्यूले कमिटी। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हुआ इस इन चीजों में, तीसरा पॉइंट ये हुआ, इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन एंड पोजेशंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन। देखिए, कंपनी रूल को एक्सटेंड कर दिया। अब इस बार लिमिट नहीं दिया है, पिछले बार क्या था, पिछले बार लिमिट दिया था कि 20 साल का हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन इस बार कोई लिमिट नहीं दिया। कंपनी रूल को क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। और जो भी कंपनी ने रिटेन कर रखा था, जो भी कंपनी टेरिटरीज को रिटेन कर रखा था, वो सारी चीजें रिटेन ही रहेंगी और वो कंपनी के पास ही रहेंगी। ठीक है। किसके ट्रस्ट पे, ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट पे। मीन्स ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट पे क्या होगा, जो भी कंपनी थी वो कंपनी अभी तक, जो भी कंपनी ने टेरिटरी को रिटेन कर रखा था, वो सारी रिटेन अभी तक उसके पास रहेगी, कंपनी के पास रहेगी। ठीक है। बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पार्टिकुलर पीरियड, कोई पार्टिकुलर पीरियड को स्पेसिफाई नहीं किया कि हाँ हम 20 साल तक राज करेंगे, हम 30 साल तक राज करेंगे, हम 40 साल तक राज करेंगे, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। क्या स्पेसिफाई किया, स्पेसिफाई यही किया कि हम क्या करेंगे, हमको बस राज करना है। ठीक है। उसने अपना कंपनी रूल को क्या कर दिया गया, कंपनी रूल को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है। अनलाइक द प्रीवियस स्टेटस, दिस वाज ए क्लियर इंडिकेशन दैट द कंपनी रूल कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम द पार्लियामेंट लाइक। मीन्स अब क्या कहने का मतलब है कि कंपनी रूल को कभी भी हटा दे सकता है कौन, ब्रिटिश पार्लियामेंट। मीन्स कंपनी के पास कोई भी ऐसा एश्योरिटी नहीं था कि हाँ हम इतना साल तक और राज कर सकते हैं इंडिया के ऊपर। ब्रिटिश क्राउन ने क्या बोला, ब्रिटिश क्राउन ने बोला कि आप मेरे ट्रस्ट पे, ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट पे आप क्या करो, आप अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी ट्रेड मोनोपोली है, जो भी चीजें हैं, वो आप कंटिन्यू करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन भी पार्लियामेंट का मन हो जाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट का जिस दिन भी मन हो जाएगा कि हमें हटाना है, तो वो हमें हटा देंगे, उसमें आप फिर कोई मनाही नहीं कर सकते। ठीक है। ये बातें हुई। उसके बाद इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोकल रिप्रेजेंटेशन पहला टाइम ऐसा हुआ जहां पर रिप्रेजेंटेशन में लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व किया गया, लोकल लोगों को क्या कर दिया गया, इन्वॉल्व किया गया। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल चीजों को इन्वॉल्व किया गया। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। Of the 6 new legislative members of the Governor General's Council, 4 members were appointed by the local provisional government of Madras, Bombay, Bengal and Agra। देखिए, छह छह मेंबर्स थे किसमें, गवर्नर जनरल के काउंसिल्स में। उसमें से 4 मेंबर्स कहाँ से आएंगे, 4 मेंबर्स उसमें से आएंगे आपका गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरा। ये 4 जगह से आपको वो 4 मेंबर आएंगे। ठीक है। 6 में से 4 कौन आ गए, 6 में से 4 लोकल बॉडीज के लोग आएंगे। लोकल में अभी भी इंडियन को इन्वॉल्व नहीं किया इन्होंने। लोकल बॉडीज मतलब वहां पर जो जो भी ब्रिटिशर्स रह रहे हैं, जो भी ब्रिटिशर्स इतने दिन से रह रहे हैं, उसको इन्वॉल्व किया है। ठीक है। लोकल बॉडीज में इन्होंने ऐसा नहीं है कि कोई इंडियंस को इन्वॉल्व किया, ऐसा नहीं है, इंडियंस को इन्वॉल्व नहीं किया है। किसको इन्वॉल्व किया है, वो जो वहां पर लोकल ब्रिटिशर्स हैं उसको इन्वॉल्व किया है। ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्राउन रूल, और ये कब से कब तक हुई थी, 1858 से लेकर के 1947 तक हुई थी। ठीक है। इसको हम लोग अभी रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 3 में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट 3 जब शुरू करेंगे उस टाइम पे हमें ये पढ़ने हैं। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं समझ आए आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।